दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी तक के खास शो मुद्दे की बात में। और मुद्दे की बात में आज चर्चा करेंगे हम मायावती के, बसपा सुप्रीमो के एमडी फॉर्मूले की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक तरीके से खूब चर्चा हो रही है कि मायावती ने रैली के बाद एक और नया दांव चला, और ये दांव है मुसलमान दलित गठजोड़ का। हालांकि ये बहुत पुराना दाव है उत्तर प्रदेश में, और मायावती को लगता है कि इस तरीके से उनके सरकार की वापसी हो जाएगी। चर्चा क्यों शुरू हुई? चर्चा इसलिए शुरू हुई कि बीते दिनों उन्होंने एक बैठक बुलाई और कहा यह गया कि 36 मुस्लिम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें फ्रंट रो पर बिठाया। यूपी तक पर आप कुछ रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं जिसमें वो नेता बाहर आने के बाद ये कहते नजर आए कि मायावती ने उन्हें टारगेट दिया है कि वो जाएं और 1, 2, 8, 10 लोगों की मीटिंग करें, उन्हें समझाएं कि किस तरीके से मायावती ने मुसलमानों के लिए काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि हमें मायावती के काम भी गिनाने हैं जो उन्होंने मुसलमानों को लेकर किया। इसके अलावा चर्चा उस ट्वीट की भी रही, उस एक्सपोस्ट की भी रही, जिसमें मायावती ने भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के एक मुस्लिम लड़की के, एक हिंदू लड़की के जरिए 10 मुस्लिम लड़कियों को लाने वाले बयान की आलोचना की। उन्होंने साफ साफ मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया। खूब हो हल्ला इसको लेकर कटा है, लेकिन क्या धरातल पर कुछ ऐसा माहौल है? क्या उत्तर प्रदेश में मायावती का ये मुस्लिम दांव चलने वाला है? इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ कबूल अहमद जी, जो कि एसोसिएट एडिटर है आज तक.in में। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानेंद्र जी आपसे। मेरा सवाल ये है कि बैठक तो हो गई, सोशल मीडिया पर हलचल भी है, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की रणनीति मायावती के लिए कामयाब होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी के खेमे में एक लंबे अरसे से एक तरीके से 24 के चुनावी नतीजों के आने के बाद से चूंकि उपचुनाव में भाग नहीं लिया था, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हुआ था, विधानसभा सीटों पर, और उसके बाद लगातार ये माना जा रहा था कि मायावती क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में। तो वो चुप्पी एक तरीके से टूटती हुई नजर आई और जो सक्रियता दिखाई दी। आप ये अक्टूबर का महीना 9 अक्टूबर से शुरू हुआ लखनऊ में, जो एक बड़ी रैली करके मायावती ने बहुत लंबे समय बाद एक चुप्पी तोड़ी, और उसके बाद 16 तारीख को, फिर 19 तारीख को और 29 तारीख को लगातार 4 बैठकें हुई, और अब 1 नवंबर को भी बैठक होने जा रही है जिसमें वो ओबीसी बिरादरी के लोगों से मुखातिब होंगी और उन वोटर्स की तरफ अपना ध्यान देंगी। लेकिन ये जो चर्चा सबसे ज्यादा 9 अक्टूबर की रैली के बाद जिस तरीके से हुई थी, जो भीड़ उन्होंने जुटाई थी, वो जो बसपा जिसके लिए जानी जाती है, मायावती ने उसी बसपा की शक्ति का प्रदर्शन किया था राजधानी लखनऊ में, और उससे उत्साहित था जो बहुजन समाज पार्टी का खेमा। लगातार कई सारी गतिविधियां इस बीच हालांकि चलती रही हैं। मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्हें पार्टी से निकालना, फिर वापस लेना, उनके ससुर के साथ भी ऐसा ही पार्टी से हटाना फिर वापस लेना। और ये जो अब 29 तारीख की बैठक हुई, इसमें एक मायावती ने जो संदेश देने की कोशिश की और एक संकेत दिया कि वो फिर से अपने उसी जो फार्मूला है उनका रहा था 2007 में, कम से कम 2007 से 12 के बीच में, जहां पर वो तमाम बिरादरियां, खासतौर से 3, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये जो बिरादरियां थी, और इसके साथ ओबीसी की कुछ जातियां, इनको मिलाकर, इनके साथ आकर उन्होंने जैसा 2007 में एक सोशल इंजीनियरिंग कामयाब तरीके से लागू की थी, वैसा ही वो अब 2027 के लिए उसका संकेत और संदेश दे रही हैं। लेकिन अभी भी बड़ी दूरी तय करनी है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीछे के अगर दौर की बात करें तो 2007 से 12 के बाद से फिर से एक ऐसा कोई दौर ऐसा नहीं आया जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपने बूते कुछ करती हुई नजर आती हो। 2014 में तो लोकसभा चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ और बीएसपी को फायदा जरूर हुआ, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें उसे हासिल हुई, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी रहा। 2024 में फिर से सक्रियता दिखाई बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने, लेकिन 2024 के नतीजे 2014 की तरीके से ही रहे बसपा के लिए, नील बटे सन्नाटा रहा, उनका खाता नहीं खुल सका। लेकिन कुछ सीटों पर जरूर उन्होंने गणित तो बिगाड़ी ही। 20 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे और 13 तो ऐसे थे जो
10% भी वोट हासिल नहीं कर सके। तो एक मायावती के लिए अभी बड़ी मंजिल तय करनी है, जहां पर खासतौर से वो बाकी मुस्लिम, ब्राह्मण या अदर बैकवर्ड क्लासेस से ज्यादा एक बड़ी चुनौती उनके सामने तो अभी यही है कि जो दलित वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, दलित वोटर जो एक समय में बसपा के बड़े परंपरागत वोटर माने जाते थे, वो जो उनके पाले से छिटक चुके हैं। 9.43% के करीब बसपा का जो वोट शेयर जा पहुंचा है। अब इसमें कैसे वो वापस पहले तो अपना वोट वो लेकर आए, लेकिन मायावती एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दलित और मुस्लिम और बाकी कुछ जातियां, उसमें ब्राह्मण भी हैं, ओबीसी भी हैं और दूसरी जातियां हैं, अगर ये मिलते हैं तो बसपा फिर से भारतीय जनता पार्टी को हराकर, हटाकर कामयाब हो सकती है। और ये भी संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी को आपने, खासतौर से मुस्लिम समाज को संदेश दे रही है कि आपने मौका दिया, लेकिन वो तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस के साथ भी मिलकर ना 2022 में ना 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकने की स्थिति में नहीं है। तो ये संदेश देने की कोशिश उनकी कितनी कारगर होती, कितनी परवान चढ़ पाती है उनकी कोशिशें, ये अब देखने वाली बात है। कबूल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जो बात एक तरीके से ज्ञानंद जी कह रहे हैं कि अभी बहुत शुरुआती है, एक बसपा एक नींद से जगी है ऐसा लग रहा है, उसके बाद के कदम है। मेरा सवाल है कि क्यों मुसलमान मायावती के साथ जाएगा? अगर मायावती ये तर्क दे रही हैं कि मुसलमान लगातार बीजेपी के हराने के नाम पर गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन का साथ देता रहा और उसका कोई असर नहीं हुआ, हो सकता है देश में उस तरीके का प्रभाव ना हो, सरकार ना हटाए, लेकिन लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का काम तो इस गठबंधन ने किया है। तो ये मायावती जिस तरीके से कह रही है, आपको नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव को छोड़ने के लिए और मायावती के साथ जाने के लिए मुसलमान तैयार है? आपको कोई ग्राउंड नजर आ रही है इस पर? देखिए रजत, सबसे पहली बात यह है कि मायावती ने जो कल बात कही है कि 22% दलित और 20% मुसलमान मिलाकर 42% होता है जी। थियोरेटिकल तो ये वाकई बात बहुत अहम वोटर होता है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 41 पॉइंट कुछ वोट लाती है और जो है वो 250 सीटें जीतने में कामयाब रहती है। इस तरह से मायावती अगर ये सोच रही है 2-2 मिला के 4 हो जाएगा और हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये तो मैं आपको बता दूं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कोई भी जो है वो बसपा का परंपरागत वोटर कभी नहीं रहा है कि वो बसपा के साथ परंपरागत रूप से वोट करता रहा हो, ऐसा नहीं है। मायावती के साथ जो है उनका बहुजन पॉलिटिक्स, अगर देखा जाए काशीराम की जो पॉलिटिक्स थी वो बहुजन पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जिसमें वो तमाम दलितों की जातियों को एकजुट किया करते थे और उसके बाद अति पिछड़ी जातियां खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी की हैं उनको जोड़ के एक कॉम्बिनेशन बनाए थे और उसके सहारे वो 22% 23% के आसपास होते थे। और उसमें जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी से, वहां मुस्लिम वोट बसपा को मिलता रहा है। उसकी वजह से वो जाके 26%, 25%, 27%, जो हाईएस्ट गया, जो ज्ञानेंद्र भाई कह रहे थे कि 2007 में जो है वो 30% के 31% के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलता है। और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में उस इलेक्शन में फुल बहुमत के साथ 207 सीटों के साथ वो सरकार बनाने में, 202 या 207 मुझे एग्जैक्ट, ऐसी स्थिति में सरकार बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन 2007 से लेके 2022-27 आ रहा है, 2025 चल रहा है, आखिरी दौर है। गंगा का पानी और यमुना का पानी उत्तर प्रदेश की नदी से बहुत बह चुका है। मायावती के साथ जिस वोट, जो मायावती कभी दलितों की संपूर्ण लीडरशिप हुआ करती थी, बहुजनों की नेता हुआ करती थी, आज मायावती जाटो समुदाय की नेता बन के निर्धारित जो है सीमित रह गई हैं। तो जो बसपा का दलित वोटर था वो गैर जाटो खासतौर से वो तमाम वोट छिटक गया। उसमें कुछ वोट जो है वो ज्यादातर बीजेपी के साथ गया। बाद में 2024 में हमने देखा कि वो उसमें से खास पासी समुदाय वोट वो वापस समाजवादी पार्टी की तरफ आया, लेकिन बीएसपी की तरफ नहीं आया। और बीएसपी के साथ एक और है कि 2024 में जो उनका जाटो वोट हुआ करता था, जिस समुदाय से मायावती खुद भी आती हैं, और जो बसपा का मतलब दलितों में सबसे बड़ा वोट बैंक है, 22% में 12%, मतलब ये 50% से ज्यादा, 60%, 55% के आसपास जाटो समुदाय होता था। उस जाटो समुदाय का वोट भी अगर देखा जाए तो 35% के आसपास शिफ्ट हुआ है दूसरी पार्टियों में। मायावती को जो मिला है, सीएसडीएस का आंकड़ा यही कहता है कि 65% के आसपास मायावती को वोट मिला है। अब बात आती है कि मुसलमान जो है जुड़ेगा कि नहीं। मायावती आज अपने सबसे बुरे दौर में, जो बसपा ने जो पहला चुनाव लड़ा था 1989 में, दूसरा चुनाव, उसमें जो बसपा को वोट आया था, आज मायावती की पार्टी उस जगह पे खड़ी हुई नजर आ रही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुसलमान समुदाय क्या विश्वास करेगा। मुझे लगता है कि मुसलमान जो है वो, उसका अगर वोटिंग पैटर्न देखें
तो वोटिंग पैटर्न में अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुख्य मुकाबले में खड़ा नजर आता है, उसके साथ जो है मुसलमानों की पहली पसंद होती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, वो कहीं ना कहीं जो है, ये लगता है मुसलमानों को कि वो इस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य मुकाबले में खड़ा है, उसके साथ जाने में उनकी जीत के आसार ज्यादा हैं, वो इसलिए जा रहा है। अब बात आती है मायावती के साथ जाएगा कि नहीं। आज जब मायावती के साथ अगर जाता है तो क्या मायावती के साथ जाके हराने की स्थिति में होगा? मुझे लगता है कि जब मायावती के ऊपर तमाम संदेह और अविश्वास मुसलमानों को है, वो अविश्वास को विश्वास में बदलना मायावती के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे फिलहाल दिख रहा है स्थिति मुसलमानों का स्थिति, क्योंकि खासतौर से मायावती के जिस चीज को लेके अविश्वास पैदा है, उसमें यह है कि वो 3 बार जो है जाके बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है बीजेपी। क्या मायावती, आपको अगर याद होगा 2022 का चुनाव, आनंद भाई भी बताएंगे, वो लखनऊ से हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि मायावती अपने चुनाव प्रचार में बार बार ये इस बात की दुहाई देती रही कि हम अगर आते हैं सत्ता में तो हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बाद किसी तरह का हाथ नहीं मिलाएंगे। पूरे चुनाव प्रचार में 2022 के बीच कहती रही, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने मतलब बसपा पे विश्वास नहीं किया। बसपा तो छोड़ दीजिए, जहां पे बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट थे बड़े मजबूत, वहां भी मुसलमानों ने विश्वास नहीं किया। और वहां पे अगर समाजवादी पार्टी या उनके गठबंधन के जो हिंदू कैंडिडेट थे उन पे विश्वास करके दिया। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है 86% के आसपास मुसलमानों ने 2022 में वोट दिया, और 2024 में मुसलमानों का वोट बड़ी संख्या में, मतलब एक मुश्त अगर कहा जाए तो कांग्रेस और बसपा अलायंस, सपा अलायंस के साथ गया। तो पहली बात यह है कि मुसलमानों मायावती क्या विकल्प खड़ा है। दूसरी चीज यह है कि मायावती केवल ये बात कह के कि 2-2-4 होके हम हरा सकते हैं, तो पहली बात 2-2-4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आज मायावती जिस 22% पे अपना दावा कर रही हैं, वो 22% उनके साथ नहीं है। उसका अगर देखा जाए तो 18%, 22 का अगर देखा जाए स्थिति, तो उसका आधा से कम वोट भी मायावती के साथ है, और आधा उससे ज्यादा वोट जो है वो दूसरी पार्टियों में बढ़ गया है। तो मायावती के साथ जो 22% है उसमें से 10% के आसपास वोट है। अब 20% आता है तो 30% उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो पैटर्न है, वो अब जीत हार का जो अंतर है वो 40% से ऊपर चला गया है। तो 30% पे आके वो बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान क्या जाएगा तो हरा सकता है। मुझे लगता है कि मुसलमान पश्चिम यूपी में तो कुछ कर सकता है कि कुछ जगह, क्योंकि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके अलावा बाकी जगह पे बहुत ज्यादा वो नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को लेकर विश्वास है, इनके साथ बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव है मायावती के साथ, लेकिन सपा के साथ ऐसी कंडीशन नहीं। हर बार चुनाव में मायावती मुसलमानों पे तो कहती है कि हम देंगे, 2017 का चुनाव हो, 22 का हो, और जैसे ही चुनाव नतीजे आते हैं, यहां तक कि 2024 का भी चुनाव अगर हम बात करें तो वो चुनाव नतीजे में टिकट देती हैं, लेकिन टिकट देने के बाद जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद हार का ठीकरा भी मुसलमानों पर फोड़ती हैं। कभी उन्होंने दलितों पे नहीं फोड़ा, ना अपने कोर वोट बैंक पर, जो लगातार उनके साथ चिटकता जा रहा, जबकि मुसलमान उनका परंपरागत वोट नहीं है, उसके बावजूद हार का ठीकरा मुसलमानों फोड़ती हैं और कहती हैं जब मुसलमानों का अब हम आइंदा के वक्त से, जब हम भविष्य में मुसलमानों को टिकट देने में, उनको देने में, तो मुझे लगता है कि मायावती के जो अविश्वास मुसलमानों में पैदा हुआ है उसको तोड़ने के लिए उनके पास न लीडरशिप है, न कोई विजन है। जो काम है और जो उनके पास वही समीकरण बनाने का है कि अगर दलित मुस्लिम मिल जाएंगे तो 42% हो जाएगा, हम जीत लेंगे। तो अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है इससे बाहर निकल चुकी है कि यादव मुसलमान अगर मिल जाएगा जीत जाएगा। अब एक लार्जर पर्सपेक्टिव की राजनीति हो चुकी है। एक अगर देखा जाए तो उसमें तमाम जातियां हैं। अखिलेश यादव एमवाई समीकरण के सहारे उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की स्थिति में कभी नहीं रहे और न हरा पाए, लेकिन जब उन्होंने पीडीए फार्मूला लगाया, इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा सबको जोड़ा, तब वो भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में लाए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से जो है 43 सीटें जो है सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतने में कामयाब रहती हैं, और 37 सीटें ही जो है वो एनडीए अलायंस जीतने में रहती है। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी समझने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में जो मायावती जिस समीकरण पे काम करना चाह रही हैं, वो उत्तर प्रदेश में वो खासतौर से जिस मुसलमान समुदाय को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, उसके लिए सबसे बात कि आप मुसलमानों के बीच में कौन जाएगा? क्या आकाश आनंद या आएंगे, या जो बसपा के जो लीडर हैं, बसपा के मुसलमान लीडर कौन है? मुसलमान लीडर पे अगर आप देखें तो जो मुनकाद अली हैं, एक दूसरे नौशाद, क्या मुनकाद अली आज तक अपनी विधानसभा कभी जिता पाए हैं?
जिस किठौर से आते हैं, आज तक वहां बहुजन समाज पार्टी 2007 जैसे लहर में भी वहां जो है आज तक नहीं जीत पाई। नौशाद साहब कहाँ से हैं, उसके है, अब क्या अपने बूथ जिताए किसने? तो मुझे लगता है जो बसपा में मुस्लिम लीडरशिप है उसका भी क्रेडिबिलिटी समाज के बीच में नहीं है। एक समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे, एक बड़े जनाधार के नेता थे, उसके अलावा बहुत सारे नेता हुआ करते थे अलग अलग इलाके में, हाजी याकूब कुरैशी थे, फिर और बहुत तमाम लोग थे जो आके उनको अगर खड़े होते थे तो लगता था। उसके बावजूद मुसलमानों का जो वोट 2027-7 में मिला था वो 35% वोट था सीएसडीएस के आंकड़े हिसाब से। मुसलमानों को जो 100% वोट है उसमें से केवल 35% मुसलमानों ने जो है वो बस बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था, और उस इलेक्शन में 54% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया। यानी मुसलमानों का विश्वास सपा के साथ एक लार्जर पर्सपेक्टिव में रहा है। और उसके बाद जो उसकी दूसरी पसंद थी कांग्रेस, और जब बसपा आती है तो बसपा ने जो 2007 का इलेक्शन जीता था उसमें सबसे अहम भूमिका जो थी वो अति पिछड़ी जातियों की रही। जो एक नया वोट बैंक खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो गैर यादव, हाँ, उसको जोड़ के कामयाब हुआ है। उसको पहले काशीराम ने देखा। तो मुझे लगता है और उसमें ब्राह्मण वोट जुड़े, और ब्राह्मण वोट जुड़ने के बाद वो कारगर साबित हुआ था। और मुझे लगता है कि उसके बावजूद अगर 2007 में मुसलमानों का विश्वास नहीं है, जब मायावती इतनी सेफ कंडीशन में थी, तो क्या आज इस कगार में खड़ी है जब उनके साथ दलित वोट भी निकला? तो ऐसे मुझे बहुत संदेह दिखा। बिल्कुल। ज्ञानंद जी, जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अविश्वास है मुसलमानों के अंदर, और ये दिख भी नहीं रहा कि मायावती कहीं से बीजेपी को हरा पाएंगी। एक तीसरी चर्चा भी है, और वो चर्चा हमेशा होती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये बात कि एक तो ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज़ है, 2022 में भी नाराज़ था, अभी भी नाराज़ है, लेकिन वोट वो बीजेपी को करता है। और जो लोग नाराज़गी बताते हैं वो ये कहते हैं कि इसका अगला विकल्प जो है समाजवादी पार्टी तो नहीं है, उसका विकल्प जो है वो बसपा है, बसपा को वो वोट दे सकते हैं। लोग कांग्रेस की भी बात करते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं कि कुछ नाराज़ जो ब्राह्मण हैं, जैसा कहा जा रहा है, क्या वो किसी स्थिति में बसपा को वोट करेंगे, या आप क्या विकल्प देख रहे हैं इस पूरी पॉलिटिक्स जो इस नरेटिव की बात की जा रही है? जी बिल्कुल। पहले तो कबूल जी जो कह रहे थे बिल्कुल बात सही है कि एक तो मायावती का पहली जो बात हो रही है भाई, 95 की बात हो, 1997 की हो, 2002 से 2003 के बीच में, तो ये सारे वो दौर थे जब बसपा मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। और उसके बाद से हालांकि उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है, आप देखिए कि 2003 से 29 अगस्त 2003 से मुलायम सिंह यादव ने सत्ता संभाली थी 2007 तक, उसमें परोक्ष तौर से भारतीय जनता पार्टी का उनको भी साथ मिला हुआ था। और जो कल्याण सिंह जो अयोध्या के पूरे मामले को लेकर एक चेहरा हुआ करते थे, वो भी मुलायम सिंह के साथ आए थे। तो बसपा भी वैसे ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों, अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी से, तो सीधे तौर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से गठजोड़ करते हुए दिखाई तो दिए ही हैं। हालांकि अखिलेश यादव के आने के बाद से जो उन्होंने पीडीए के फार्मूले की बात कही, उससे जरूर बदलाव भी हुआ, उसके नतीजे भी देखने को मिले, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन जो बात एकदम तार्किक है वो बात यही है कि जो सियासी अंगणित होती है वो गणितीय बीज गणित से उससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इन दोनों का सामंजस्य नहीं होता। और राजनेता जो ये समझते हैं कि हम इतने परसेंट 20% मुस्लिम और 22% दलित जोड़ लेंगे और 42% हो जाएंगे, ऐसा अगर होता तो फिर 2019 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये एक साथ थे। और ये वो ऐसा जो है वोट का वो समीकरण की अगर आप बात करेंगे, जो गणितीय समीकरण निकालेंगे, तो उसमें दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उसमें पिछड़े वर्ग भी हैं, तो वो सब कुछ मिलाकर तो बहुत ही बड़ा एक चंक हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिला था, और 10 सीटें ही बीएसपी पा पाई थी, और बाकी सब फिर भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल काबिज हो गए थे। तो ऐसे में वो गणित यहाँ पर इसलिए नहीं लागू होती है क्योंकि भले ही ऊपर अगर गठजोड़ हो भी जाता हो, लेकिन जमीन पर क्या वो कार्यकर्ता, क्या वो जो समर्थक होते हैं वो जुड़ पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल होता है। जो बात आपने एक बात कही ब्राह्मण समाज को लेकर, वो नाराजगी की बात लगातार आती रही। कई बार जब भी चुनाव होते हैं तो खासतौर से ऐसी मुद्दे खूब उछलते हैं, खूब इनको लेकर चर्चा होती है, कई नैरेटिव बनाए जाते हैं। 2022 के चुनाव में चर्चा इसकी खूब हुई, 2024 का जब लोकसभा का चुनाव आया तब भी इसकी चर्चा हुई। लेकिन बावजूद इसके तमाम जो आंकड़े हैं उनसे ये पता चलता है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा नाराजगी भी रही हो, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ या 2024 में तो गठबंधन के साथ गया था, वैसे ही कमोबेश ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका, उनके वोटर्स का बड़ा हिस्सा वो बीजेपी के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे में ये बात एकदम दीगर है कि हाल के कई घटनाक्रम है, उसके अलावा
अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में पहले का जो चेहरा था मुलायम सिंह यादव के दौर और अखिलेश यादव के दौर में अंतर यह है कि मुलायम सिंह यादव के पास तमाम जातियों के और तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप उनके पास हुआ करते थे, और उसमें चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हर एक के लिए उनके पास कई सारे चेहरे हुआ करते थे। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फार्मूला किया, भले ही वो ए अगड़ा जोड़ते हो, लेकिन वो ब्राह्मणों को लेकर, और खासतौर से कुछ बीच का जो दौर रहा आगरा की घटना को हमने देखा, उसमें क्षत्रिय समाज को भी उन्होंने निशाने पर लिया और ब्राह्मणों को तो सीधे तौर से लेते हैं। और समाजवादी पार्टी में जो उनका पूरा समर्थक वर्ग है वो एकदम पूरी तरीके से जिस टोन में दिखाई देता है, उसके बाद से ब्राह्मणों के पास एक बात एकदम तय है कि भले ही कुछ उनके जो ब्राह्मण चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, पवन पांडे से लेकर और दूसरे, तो वो चेहरे भले ही अपनी कुछ समर्थन हासिल कर सकते हो, लेकिन ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा मुझे नहीं लगता है कि वो कभी समाजवादी पार्टी के साथ इन हालातों में जाएगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से छिटकता है तो उसके, चूंकि कांग्रेस एक लंबे वक्त तक कांग्रेस की वही समीकरण हुआ करता था, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये एक समीकरण के साथ उत्तर प्रदेश में दशकों तक राज किया। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी से छिटकता है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकता है, जैसे 2007-2012 के बीच में गया था ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा। और लेकिन अभी भी ऐसी स्थितियां होते हुए तभी दिखेंगी जब ब्राह्मण भी वैसा ही महसूस करेगा जैसे मुस्लिम समाज है, कि उसको लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकतवर हो पा रही है। और अभी जो कबूल जी भी कह रहे थे और मैंने भी वही बात, जो हम दोनों की बात एक ही डायरेक्शन में जा रही है, कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी को इस अपने आप को ये प्रूव करना कि वो विनिंग कंडीशन में आ सकती है, वो एक तीसरा कोण बन सकती है, क्योंकि अब तो तीसरा कोण भी नहीं बची है वो, तो ऐसे में वो तीसरा कोई कोण बना सकती है और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में, तब जाकर तस्वीर ज्यादा साफ हो सकेगी। अभी हाल फिलहाल तमाम कारण हैं शक व सुबह की, मुस्लिम समाज में तो खास तौर से, जहां पर उनको ये इंतजार अभी है कि क्या कर सकती हैं। हालांकि कई सारी अभी 100 से ज्यादा योजनाएं उन्होंने गिनाई कि जब वो आई, जब बसपा जब भी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या भलाई के काम किए, कई सारे थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से लेकर हज को लेकर, जो आरक्षण दिया गया, कई सारे जो पिछड़े जातियों से पसमानदा समाज के मुस्लिम लोग थे उनको कैसे मौका दिया गया, ये सारी चीजें गिनाई गई इन 100 कामों में। और इसमें बताने की भी कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी सिर्फ झुंझुना देती है और जो ठोस काम है वो बहुजन समाज पार्टी के शासन जब जब आया तब किया गया। लेकिन अभी भी अब नए परिदृश्य में, नए परिवेश में, जहां पर उत्तर प्रदेश में एक बदलाव बहुत ज्यादा हो चुका है, एक पूरा एक समाजवादी पार्टी में भी नया चेहरा अखिलेश यादव के तौर पर मौजूद है, यहां पर अब बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से वो भरोसा दोबारा जीत पाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी चूंकि उनके लिए चुनौती यही है कि जो उनका अपना बेस वोट है, जो उनका दलितों का उनका जो बेस वोट माना जाता था, अभी वही उनको दोबारा हासिल वो हो पाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जो छिटक गया है वोटर्स का हिस्सा, वो वापस आएगा, ये सवाल है। जब इन सवालों के हल होंगे तब ये तय हो पाएगा कि मुस्लिम क्या जुड़ पाएंगे और या ब्राह्मण वोटर बहुजन समाज पार्टी का साथ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हालांकि बीएसपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो 2007 से 2012 के बीच में जिस तरीके से उसने कोशिश की थी 2007 में अपने बूते उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, वैसा ही प्रयोग 20 साल बाद, 2 दशकों के बाद 2027 में वो करेगी और वैसा ही संकेत देने की लगातार कोशिश बहुजन समाज पार्टी के खेमे की ओर से की जाए। बिल्कुल। आप दोनों से एक छोटा छोटा सवाल लूंगा। कबूल जी, जो बात ज्ञानंद जी और आप कह रहे हैं उसका लब्बो लुआब ये है कि अभी वो तीसरे मोर्चे पर भी बसपा नजर नहीं आ रही। अभी वो, मैं अगर एक शब्द जोड़ूं कि अन्य ज्यादा नजर आ रही है अगर आप चुनावी नतीजे का खाता उठाकर देखें तो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सक्रियता से नुकसान किसको हो रहा है, किसको नुकसान होगा, सपा को होगा या बीजेपी का? कबूल जी, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा एक चीज थोड़ा यहाँ पॉइंट रोक के बोलूंगा जी। जो मायावती खासतौर से दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्ञानंद भाई हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। डॉक्टर फरीदी से लेके अंबेडकर से लेके डॉक्टर फरीदी और उसके बाद जितनी भी राजनीति, काशीराम तक ने दलित मुस्लिम राजनीति समीकरण बनाने की कोशिश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी भी वो सफल नहीं रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा है दलितों को लेके, कि जिस तरह से दलितों को लेके अपर क्लास हिंदू जिस तरह से ट्रीट करता था, उसी तरह से अपर क्लास मुस्लिम भी दलितों के साथ। ये आप कह रहे थे, मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। किताब है, बहुत चर्चित है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, जो उनकी आत्मकथा है, तो उसके शुरुआती पन्ने में इस बीच पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया जो आप जिक्र कर रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि
तगा जो त्यागी हैं, जो हिंदू अपर कास्ट है, वो जैसा व्यवहार करता है ठीक उसी तरीके का व्यवहार मुस्लिम अपर कास्ट भी उनके साथ कर रहा है। तो वो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल मुझे वो याद आ गया, इसलिए मैंने कहा जी। इसी तरह का नजरिया अपर क्लास मुसलमान रखता है और इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में जो मुस्लिम लीडरशिप है दोनों अपर क्लास मुसलमानों की है। एक नौशाद है, एक मुनकाद अली है, दोनों अपर क्लास से आते हैं। जो इनके पास पसमानदा की लीडरशिप थी पूरी तरह से चली खत्म हो चुकी है, कोई लीडरशिप नहीं। एक बचे थे शमसुद्दीन, इनको भी मायावती ने पिछले दिनों निकाल दिया, अभी 2 दिन पहले, तो कोई वजह नहीं। तो पसमानदाओं का थोड़ा सा मिजाज, क्योंकि पसमानदा जो है वो दलित पिछड़ी जातियों से आते हैं, तो उनका केमिस्ट्री बन सकती थी, उसको भी खत्म कर दिया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मुस्लिम समीकरण आज तक उत्तर प्रदेश में कभी सफल नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अलायंस बनाया था वो कांग्रेस से सफल रहा। दूसरी बात यह है कि अगर मायावती एक्टिव होती हैं तो किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। देखिए, मायावती एक्टिव होती हैं तो मायावती के एक्टिव होंगी। मायावती सबसे ज्यादा निशाने पे टारगेट किस पे ले रही है, कल की भी दिखा है, 9 अक्टूबर को दिखा है, उनके निशाने पे कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है। क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो वोट है वो छिटक के इन्हीं दोनों के पास गया है। उनको लगता है बीजेपी के साथ जो वोट गया है वो देर सवेर हमारे साथ वापस आ सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ चला गया, सपा के साथ जाने वाला वोटर भी वापस आ सकता है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ चला गया, जो कांग्रेस का अभी ज्ञानेंद्र भाई कह रहे थे जो पुराना समीकरण, अगर वो चला गया, जिस तरह से मुसलमान आज राहुल गांधी की नीतियों पे या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा संघ के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ जिस तरह से आक्रमण रहते हैं, उसको लेके मुसलमानों में जो विश्वास बना है राहुल गांधी का, उसके बाद लौटे हैं मुसलमान, और खासतौर से जब वो सपा के साथ हो जाते हैं तो मजबूती साथ रहे। तो वो लगता है कि अगर वो दलित चला गया दोबारा नहीं आएगा। तो मायावती की जो कोशिश है उनके टारगेट पे सपा और कांग्रेस रहेगी, और सपा कांग्रेस अगर रहेगी तो मुझे लगता है कि मुसलमानों का विश्वास तो किसी भी सूरत में मायावती पे नहीं होगा। जैसे ही वो सपा बसपा पे करती है तो मुसलमानों को ये लगता है कि ये बीजेपी की मदद के लिए कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अपोजिशन में, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और भाजपा के खिलाफ मायावती का आक्रामक रुख उतना नहीं रहता जितना जो है अखिलेश यादव या राहुल गांधी की दिखता है। और मुसलमानों को हमेशा काम की नीतियां जो बातें बनाती हैं, मुसलमानों को काम वाम कुछ पसंद नहीं आता है, मुसलमानों को जो भाषणबाजी पसंद आती है। अगर आप मुसलमानों के मिजाज को समझते हैं तो आजम खान इसीलिए नेता बन गया मुसलमानों के, क्योंकि वो अच्छा भाषण दे लेते थे। अच्छा काम मुसलमानों के लिए वो कभी नहीं किए हैं, अच्छा भाषण दे लेते थे। मुलायम सिंह यादव इसलिए नेता बन गए कि उन्होंने अयोध्या में कारसेकों पे गोली चलवा दी थी, उनको लगा कि हमारा बहुत मुल्ला मुलायम सिंह बन गया, रहनुमा बन गए। तो मुझे लगता है मायावती ने, जबकि उनकी तुलना में देखा जाए तो ग्रास रूट पर बहुत काम किए हैं, उर्दू टीचरों की भर्ती है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो मायावती के दौर में शुरू हुई हैं, तो उसके बावजूद मुसलमानों का विश्वास कभी भी बसपा के प्रति वैसा नहीं रहा। और जबकि बैकलॉग की भर्ती में भी बड़ी संख्या मुसलमान हुए, इसके बावजूद नहीं रहा है। तो मुसलमानों का जो मिजाज है वो जो है वो एक्टिंग में दिखता है, एक्शन होना चाहिए। और मुझे एक मायावती का एक्शन नहीं दिख रहा है जिससे ये विश्वास हो सके कि वो बीजेपी से लड़ रही हैं। उन मुसलमानों को ये लगता है कि मायावती जो है वो सपा कांग्रेस से लड़ रही हैं। तो ये विश्वास जब तक रहेगा तब तक मायावती का, हाँ, एक्टिव होने से उनका अपना वोट हो सकता है वापस आ जाए, खासतौर से दलित समुदाय जो इधर उधर छिटका है वो वापस आ सकता है। और मुझे लगता है दूसरा वोट नहीं आएगा। जो अखिलेश यादव की रणनीति है कि हम दलितों को जो बीजेपी से बसपा से छिटक रहा है उसको हम अपना जोड़ लें, उससे लगता है मायावती जोड़ने में कामयाब रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुझे लगता है कि जो खासतौर से विनिंग फार्मूला बनाने का है वो फार्मूला अभी मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा। जैसे कि दूसरा बात है ब्राह्मण समुदाय, समुदाय भी आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, उसकी छोटी मोटी नाराजगियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी ऐसी नाराजगियां नहीं है कि वो भाजपा को छोड़ के बसपा के साथ खड़ा हो जाए। और ऐसी स्थिति में जब बसपा जीतने की स्थिति में नहीं है, बसपा अगर जीतते हुई नजर आएगी तो मुझे लगता है ब्राह्मण भी जाएगा और फिर मुसलमान भी जाएगा, और मुसलमान वहीं जाएगा जहां पे मुसलमान खुद जीत सकता है। तो मुझे लगता है ऐसी स्थितियां जो है वो दोनों स्थितियों बनेगी। ज्ञानंद जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि ये हमेशा आक्रमण सपा पे कर रही हैं, कांग्रेस पे कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर मायावती के साथ उनका बेस वोट वापस लौटता है तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा? समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा जिसके पास गैर जाटो वोट में खासकर पासी समुदाय का हिस्सा है, या बीजेपी को होगा जिसके पास सोनकर और कई सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिनके छोटी मतलब संख्या में छोटी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं किसी को कि जो संख्या में, जिनकी संख्या बल में कम है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके का कोई नुकसान बीजेपी को होगा मायावती के एक्टिव होने से? मायावती या बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से कोसे जाने की बात है, अगर निशाने पर लेने की बात है, तो परंपरागत तरीके से वो कांग्रेस को हमेशा निशाने पर पहले लेती रही है। और चाहे वो अम्बेडकर के समय से लेकर कांशीराम तक के कई सारे मुद्दों को
वो गिनाती रही, उन मुद्दों को लेकर निशाना साधती रही। और अभी जो 9 अक्टूबर की रैली हुई थी उसमें लोग शायद सुनना भी चाह रहे थे कि वो किस तरीके से, वो क्या रुख रहेगा, लेकिन उन्होंने कोसा तो भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ कोसा होगा, लेकिन उन्होंने के मुख्य निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बल्कि योगी आदित्यनाथ का उन्होंने धन्यवाद भी दिया, स्मारकों की जो रख रखाव कर रहे हैं उस मामले को लेकर। तो वो शायद कई सारे लोग, और खास तौर से जिस चर्चा जिस वर्ग के लिए हो रही कि मुस्लिम समाज क्या जाएगा कि नहीं, भरोसा कितना होगा, तो वो तो अभी वो जो सुनना चाह रहे थे या वो देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से क्या उनकी तलखी रहेगी, कैसे वो निशाने लेंगी, वो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। और उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, और कांग्रेस तो परंपरागत तरीके रही, और समाजवादी पार्टी 2019 का जब से गठजोड़ टूटा है उसके बाद से, और कई सारे जो बसपा के नेता हैं, जो कैडर के नेता माने जाते थे और बसपा की संस्थापना के समय से ही वो जुड़े हुए थे, उनका एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया। तो कई सारे जो बागी हुए हैं जिनको लेकर भी मायावती को नाराजगी है, तो वो समाजवादी पार्टी से नाराजगी है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के चूंकि निशाने पर ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, तो आलोचकों को, उनके जो विरोधी हैं, उनको ये कहने का मौका भी मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर है और वो बीजेपी पर सीधे मुखर नहीं होती हैं। हालांकि मुखर होने की कोशिश करती हैं, बातें कहती हैं, लेकिन जो शायद उनके समर्थक जो तमाम ज्ञानंद जी की शायद आप की आवाज चली गई है, हम कोशिश करेंगे दोबारा ज्ञानंद जी से जुड़ने। ज्ञानंद जी आवाज आ रही है क्या आपको? तो ज्ञानंद जी से तो हम जुड़ नहीं पाए, उनकी आवाज़ बीच में कट गई है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे मायावती को लेकर कि क्या मुस्लिम उनके साथ जुड़ेंगे और क्या इस तरीके का कोई समीकरण बनेगा, फिलहाल दोनों हमारे जो गेस्ट हैं उनका ये कहना है कि अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है, मायावती को अभी अपने समुदाय को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ज्ञानंद जी, कबूल जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।